हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। आखिरकार वो नोटिफिकेशन आ ही गया जिससे आप उत्तराखंड में अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड अपर पीसीएस 2025 के नोटिफिकेशन की। सबसे पहले यहाँ पे ये जान लेना जरूरी है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस में केवल उत्तराखंड के निवासी ही प्रतिभाग नहीं कर सकते, बल्कि अदर स्टेट के निवासी भी उत्तराखंड अपर पीसीएस की परीक्षा में प्रतिभाग कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को यानी डेट्स को देख लेते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। आपको एग्जाम के फॉर्म भरते समय इन चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि। अगर आप देखें कि नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है तो 7 मई 2025 को शुरुआत हुई है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है, अंतिम तिथि, वो 27 मई रखी गई है। अर्थात 7 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ और 27 मई 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 27 मई का इंतजार नहीं करना है, समय रहते अपने फॉर्म को भर लेना है। बाद में साइट्स दिक्कत करती हैं, उससे आपको बच जाना है। अगर किसी तरीके की आपके कोई फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी दी गई है। करेक्शन विंडो 3 जून से लेकर के 12 जून तक खुली रहेगी। आप इसमें जो मिस्टेक हुई है उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि क्या है? तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने अपडेटेड कैलेंडर में 10 जनवरी 2025 को और उसके बाद एक नोटिस के माध्यम से बताया था कि उत्तराखंड अपर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को प्रस्तावित है, यानी 29 जून को ली जाएगी। अब इस डेट में कुछ असमंजस है अभ्यर्थियों के बीच में कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 29 जून को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 29 जून को वन दरोगा की परीक्षा निश्चित की है कि वन दरोगा की परीक्षा होगी। इसके अलावा 29 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेंस की डेट शेड्यूल की हुई है, तो उस दिन से मेंस प्रारंभ हो रहा है। तो अब यहां सवाल उठता है कि हमें क्या 29 जून को डेट मान करके तैयारी करनी चाहिए या कोई और? तो फिलहाल मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आयोग समय पे आपको बता देगा कि उसमें डेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। फिलहाल आपको 29 जून को टारगेट करते हुए परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। अब अगर 29 जून को आपका पेपर हो रहा है तो आपके पास कुल, अगर हम रफली देखें तो आपके पास 50 दिन है। इन 50 दिन में आप चाहें तो प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और अपना प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि हमारे संस्थान काइजन क्लासेस के द्वारा उत्तराखंड अपर पीसीएस 2025 के लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जारी हो चुका है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे क्रैश कोर्स के लिए जुड़ सकते हैं। इस क्रैश कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज और वो सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इस नोटिफिकेशन को समझते हैं। इसमें क्या कुछ है जो हमारे लिए जानने लायक है, जो हमें जानना चाहिए। देखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में क्लियर किया है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी 27 मई 2025 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं, जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें दी गई हैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, या जो भी अदर क्वालिफिकेशन है, वो सब कब तक हो जानी चाहिए? 27 मई तक हो जानी चाहिए। यानी 27 मई तक अगर ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है तो वो 27 मई तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि क्या सर मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं या सकती हूं? तो देखिए, स्पष्ट रूप से आयोग ने लिख दिया है 27 मई तक अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या जनरल वे में तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर बात आती है, आपको पता होगा कि एक होता है इशूइंग डेट, जिस दिन मार्कशीट जारी की जाती है, और एक होता है कि जिस दिन आपका रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो यहाँ पे साफ तौर पे उसने लिख दिया है कि किसी भी मामले में शैक्षिक अर्हताएं धारित करने की तिथि निर्धारण केवल अंक पत्र यानी कि जो आपकी मार्कशीट है निर्गत यानी इशू होने की मार्कशीट इशूइंग डेट से किया जाएगा। जिस दिन आपकी मार्कशीट इशू हुई है उसके हिसाब से आप इस डेट के अंदर आ रहे हैं, 27 मई से पहले अगर वो इशू हुई है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। परीक्षा के पैटर्न को बताया है। परीक्षा के पैटर्न में यहाँ साफ तौर पे बताया गया है, पाठ्यक्रम के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। मुख्य परीक्षा है परंपरागत प्रकार की होगी, का आयोजन किया जाएगा। उसके पश्चात जो मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे वही अभ्यर्थी केवल किसके लिए बुलाए जाएंगे? साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, अर्थात इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। वैसा ही जैसा कि आप जानते हैं 3 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद में मेंस होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव है, और उसके बाद में जो मेंस में पास होगा उसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।
इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको फॉर्म भरते हुए ध्यान रखनी है, और वो बात है हमारे 14 नंबर पॉइंट में दी गई है। कहा गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अर्थात ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जो प्रमाण पत्र है, और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखंड राज्य की सेवाओं हेतु ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। कई बार ये जो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, जो आपका सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, वो कब तक वैध होना चाहिए? अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो उससे पहले ही एक्सपायर हो चुका हो। अगर हो गया है फॉर्म भरने की तिथि से पहले ही, तो आपको ये जो 20 दिन मिले हैं, इसमें आप किसी तरीके से उसमें अरेंज करके अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करा लीजिए। अब बात कर लेते हैं इस बार उत्तराखंड अपर पीसीएस में कितनी सीट्स यहां पर रखी गई हैं। तो कुल पदों की संख्या की बात करें तो 123 पदों पर इस बार भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर हम उनका क्लासिफिकेशन देखें कि उनका विवरण किस प्रकार है, तो वो यहाँ पे साफ तौर पे आयोग ने बताया है कि डिप्टी कलेक्टर के लिए अगर आप देखेंगे कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में, तो इसमें अगर आप देख रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है। 3 पद हैं, जनरल के 2 हैं, एससी के लिए 1 है, तो कुल 3 पद है। ऐसे ही पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग में दिया है 7 पद आए हैं, 4 हैं जनरल के, 2 हैं एससी के और 1 है ओबीसी का। वित्त अधिकारी कोषाधिकारी वित्त विभाग में 10 पद हैं। सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त विभाग में 6 पद दिए गए हैं। उपनिबंधन श्रेणी वित्त विभाग में 12 पद दिए गए हैं। इस तरीके से मिला करके कुल 123 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, कुल पद दिए गए हैं 123, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 80 पद रखे गए हैं। एससी के लिए यहाँ पे 16 पद होंगे, एसटी के लिए 3 पद होंगे, ओबीसी के लिए 15 होंगे और ईडब्ल्यूएस के लिए 9 पदों पर यह भर्ती परीक्षा होनी है। कैटेगरी वाइज दिया गया है यहाँ पे। कुल पद जो है वो 123 हैं इस बार। नोट करके आयोग ने लिखा है कि रिक्तियों की कुल संख्या 123 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जनरल वे में अगर हम बात करें तो पदों की संख्या बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, पर आयोग सर्वे सर्वा है, घटाई भी जा सकती है, पर घटती नहीं है, अमूमन बढ़ाई ही जाती है। कुल पदों के बाद अगर हम कुल विभागों की संख्या पर बात करें, कितने डिपार्टमेंट्स में ये सारी वैकेंसीज आई हैं, तो ये नंबर है 24। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है 24 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये भर्तियां निकाली गई हैं, कुल पद रखे गए हैं 123। अब यहाँ पे एक बात समझने लायक है, इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता उपयुक्त तालिका के पद कोड जो 1 नंबर पर जो है, 2 नंबर, 3, 6, 7, 8, 9, 11 पर उल्लिखित पदों हेतु अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अवश्य धारित होनी चाहिए। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 6, 7, 8, 9 और 11 पर जो जो पद दिए गए हैं उनके लिए सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उसके बाद आयोग बताता है कि जो 4 नंबर पर 5, 10, 12 और 24 नंबर पर जो जो पद वहां पे मेंशन किए गए हैं उस लिस्ट में, ये आप पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और इस दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप के माध्यम से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो 4, 5, 10, 12 और 24 नंबर पर जो पद मेंशन किए हैं उनके लिए स्पेशल एलिजिबिलिटी रखी है, विशेष अर्हता वाले पद हैं। अगर आप उन पदों के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास ये शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया है। हम एक आध पे बात कर लेते हैं, जैसे सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी है वित्त विभाग में, क्या होना चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में, यानी किसमें? वाणिज्य में स्नातक की उपाधि अथवा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की उपाधि होनी चाहिए। या तो सिंपली उसके पास क्या होना चाहिए? वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, यानी कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर सीए होना चाहिए। तभी वो इस पोस्ट के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से उप निबंधक श्रेणी 2 में वित्त विभाग में दिया गया है, यहां भी एलिजिबिलिटी रखी गई है। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्रास्नातक उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इस तरीके से ये जो पद हैं 4 नंबर पर, 5 पर, 10, 12 और 24 नंबर पर जो जो पद मेंशन किए गए हैं उसके लिए स्पेशल यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए होगी। अगर आपके पास में ये योग्यता है तो ही आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, वरना इनके अलावा जो ऊपर के पद हमने बताए थे उनके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु पे बात करते हैं जो आपको ध्यान रखना है, और वो है अधिमानी अर्हता।
अधिमानी अर्हता का मतलब है कोई दो कैंडिडेट जब सेम पोजीशन पर सेम मार्क्स के साथ में आते हैं तो उसमें किसको ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखा जाएगा, यानी किसको वहाँ पे वरीयता दी जाएगी। साफ तौर पर लिखा है उपयुक्त तालिका के पद कोड जो ऊपर हमने 24 देखे थे, उसमें आप देखेंगे 1 नंबर, 2, 3, 5, 6, 7, 21, 22 और 23, इन पर उल्लिखित पदों हेतु अधिमानी अर्हता अन्य बातों के समान होने पर, जैसा कि हमने कहा, ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान यानी वरीयता यानी प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने क्या किया हो। 1 नंबर लिखा है प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, और दूसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी आप देखते हैं एनसीसी का बी प्रमाण पत्र उसने प्राप्त किया हुआ हो। अगर ऐसा सर्टिफिकेट आपके पास में है तो दो कैंडिडेट के बराबर मार्क्स होने की स्थिति में आपको ज्यादा वरीयता यानी अधिमान दिया जाएगा। उनके अलावा भी दिया गया है इसके अतिरिक्त उपयुक्त तालिका के पद कोड 4, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पर उल्लिखित पदों हेतु निम्नवत अधिमानी अर्हता है निर्धारित हैं। जैसे 4, 8 और 17 के लिए सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त विभाग, सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी संपादक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, इसमें किस किस को दिया जाएगा, जिसके पास में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का 20 प्रमाण पत्र उसके पास हो। इसी तरीके से उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी यहाँ पे दिया है 3, इसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण यानी बीएड की उपाधि उसके पास हो। दूसरा, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। तीसरा, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, तो यहाँ बीएड एक्स्ट्रा है और वो किसके लिए है, उप शिक्षा अधिकारी के लिए। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी पदों के लिए 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, तो ये अलग अलग से दिया गया है कि किसके लिए अधिमानी किन किन लोगों को दिया जाएगा, यानी प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। अगर आपके पास में सिंपल ग्रेजुएशन के अलावा ये सब सर्टिफिकेट्स भी हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ होने वाला है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद में शारीरिक मापदंड के लिए बताया गया है, और ध्यान रखना है जो शारीरिक मापदंड का पैरामीटर है, कल से कई सारे बच्चों के मैसेजेस हम प्राप्त कर रहे हैं कि सर हाइट का मैटर सभी के लिए है, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु यानी डीएसपी की पोस्ट के लिए ये सारी बातें होंगी। शारीरिक मापदंड क्या है, जैसे पहले हाइट की बात की गई है, ऊंचाई की बात की गई है, सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग के लिए पुरुषों में इतना, महिलाओं में इतने सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, और तीसरा पर्वतीय क्षेत्र में 162.6 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर हाइट का मैटर दिया है केवल और केवल। ये जो हाइट का क्राइटेरिया है ये केवल डीएसपी की पोस्ट के लिए है और साफ तौर पे यहाँ पे लिख दिया गया है। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी और पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसमें हाइट कोई मैटर नहीं करती। दूसरा शारीरिक मापदंड में लिया है जो केवल पुरुषों के लिए है, सीने की माप ली जाएगी, केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। अनुसूचित जनजाति पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए सेम बात है। सामान्य एवं अन्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये चीजें उसमें होनी चाहिए। इसके बाद में तीसरी एलिजिबिलिटी दी गई है शारीरिक वजन केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है कि न्यूनतम कितना किलोग्राम होना चाहिए, 45 किलोग्राम होना ही होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है उत्तराखंड पुलिस सेवा में नियुक्त हेतु अभ्यर्थियों की एक आंख 6/6 व दूसरी आंख 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और अतः बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों की बाईं आंख 6/6 होनी चाहिए, और वर्णांधता या भेंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। ये दिया गया है केवल डीएसपी के लिए, यानी पुलिस के लिए जब आप इसमें पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपकी आंखों का क्राइटेरिया होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना है, आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। एज क्राइटेरिया क्या है, आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 42 वर्ष। ये सामान्य बात की गई है। अब आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, पर सामान्य रूप से 21 से लेकर के 42 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छा, आयु की गणना जो है वो किस तिथि से, 1 जुलाई 2025। अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु उसका उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तदनुसार
अनुसार अभ्यर्थी का जन्म यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है। इसमें कोई ऊपर की लाइन अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम इतना आप जान लीजिए, आपका जन्म जो है 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए। यानी इन्हीं के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया में कुछ छूट प्रदान की गई है, यानी आरक्षण दिया गया है, वो यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है कि लिखा है कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में कितने वर्ष का 5 वर्ष की छूट का अनुमान्य है, यानी 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और ये जो रिलैक्सेशन है ये केवल और केवल उत्तराखंड के निवासियों को मिलने वाला है। ध्यान रखना है, अगर आप बाहर में ओबीसी सर्टिफिकेट रखते हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रखते हैं, वो मान्य नहीं होगा। बाहर का, उत्तराखंड के बाहर का कोई भी अभ्यर्थी जो इस यहां पर पीसीएस के लिए अप्लाई कर रहा है वो जनरल में काउंट होगा। ये रिजर्वेशन, ये रिलैक्सेशन केवल और केवल उत्तराखंड के निवासियों के लिए है और जो इंडियन कैटेगरी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट बात जो आपको फॉर्म भरते हुए ध्यान रखनी है, यहां पे लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय की गणना के आधार पर निर्गत यानी जारी होना चाहिए। वित्त वर्ष 2025-26 हेतु मान्य होना चाहिए, अर्थात 1 अप्रैल 2025 से पूर्व जारी किया गया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2025 से पहले का अगर आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो उसको आपको समय रहते अपडेट करा लेना है। यहां पे एक बात लिखी है 14 नंबर पॉइंट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शारीरिक स्वस्थता के बारे में बात करी गई है। किसी भी ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। दूसरा, किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना बनी हुई हो। किसी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व ये सारी बातें यहाँ पे बतानी होंगी, जैसे राजपत्रित पद या सेवा के मामले में चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अगर किसी तरीके से किसी की में मानसिक या शारीरिक रूप से कोई समस्या है तो उसके लिए यहाँ पर आयोग ने लिख लिया है कि जिस पद के लिए चयन हो रहा है अगर उसकी उस समस्या से उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में कोई दिक्कत आती है तो फिर उसको उस पद के लिए चयनित नहीं किया जाएगा। फीस की बात कर लेते हैं। जो शुल्क आपको आयोग को जमा करना है, अनारक्षित कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए 150 रुपए शुल्क रखा गया है। प्रोसेसिंग शुल्क या प्रोसेसिंग फी विद टैक्स 16 से 36 रुपए है, तो 166 के समथिंग आपको उसमें फी जमा करनी होगी। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है, सभी कैटेगरीज में यहाँ पे शुल्क दिया गया है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड दिव्यांगजन चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग, ऊपर चिन्हित श्रेणी दी भी है आयोग ने, उसमें कोई शुल्क नहीं है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम अपने नेक्स्ट बिंदु पे बात कर लेते हैं जो इस पूरे के पूरे सेगमेंट का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और वो है प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सारी बातें, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, कितने पेपर हैं, क्या सब कुछ होने वाला है। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे संस्थान काइजन क्लासेस के द्वारा उत्तराखंड अपर पीसीएस के प्री परीक्षा के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं। आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है। प्रारंभिक परीक्षा एक छठवीं परीक्षा है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे तथा प्रारंभिक परीक्षा किस प्रकृति की होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, ये सब आप जानते हैं। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, कहता है प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे, यानी 2 पेपर होने हैं आपके एक दिन में और दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, जिसमें एक को हम जीएस कहते हैं और दूसरे को सीसेट कहते हैं। तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति यानी नेगेटिव मार्किंग अपनाई जाएगी, सीधे तौर पर लिखा गया है। प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा होती है जिसको हम सीसेट कहते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रकार का होगा। और आप देखेंगे वो कैसा है, वो अरहरकारी
एक तरीके का क्वालिफाइंग पेपर है, अगर उसमें पास नहीं करेंगे तो फिर पास नहीं माना जाएगा। क्या होगा? पासिंग का एरिया क्या रखा है? जिसमें समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आप चाहे जनरल कैटेगरी से आते हो, ओबीसी से आते हो, एसटी एसटी से आते हो, ईडब्ल्यूएस से आते हो, किसी भी श्रेणी से आते हो, सीसेट में कम से कम 33% अंक आपको प्राप्त करने हैं। मैं 33% कह रहा हूं, 33 अंक नहीं कह रहा हूं, 33% की बात हो रही है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग में साफ तौर पे लिखा गया है कि एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न पत्र या प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आप देखेंगे कि 4 सवाल आप गलत करते हैं तो एक सही सवाल के अंक वहां से डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे मेंस के लिए अर्थात मुख्य परीक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप सभी अभ्यर्थी उनको ध्यान से पढ़ लेंगे। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख जो परिशिष्ट 9 में दिए गए हैं नीचे करके आयोग के कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करने होंगे। वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें मेंस में और क्या चीजें हैं। तो एक इसमें खास बात है कि जो परीक्षा होगी वो 2 केंद्रों पर होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुख्य परीक्षा का आयोजन हल्द्वानी और हरिद्वार 2 केंद्रों पर किया जाता है। आयोग को लगे तो आयोग बढ़ा भी सकता है, पर फिलहाल 2 सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा लगभग सभी जिलों में होनी है। ये दिया गया है अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़। ऐसा भी है कि कई जगह पे एक जिले में जैसे हरिद्वार है तो एक से ज्यादा जगहों पर सेंटर लगाए जाते हैं प्री के, तो लगभग हर जिले में सेंटर रहने वाला है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है। जैसे आप देखते हैं कि हरिद्वार में यहाँ पे लक्सर भी दिया गया है, रुड़की भी दिया गया है, देहरादून में विकासनगर भी दिया गया है। इस तरीके से अलग अलग सेंटर्स बनाए जाएंगे। प्री के लिए नहीं है, बस मेंस के लिए 2 सेंटर है, हरिद्वार और हल्द्वानी। प्री के लिए तो लगभग हर जिले में सेंटर दिया जाता है और एक से ज्यादा, अगर जिला बड़ा है तो एक से ज्यादा सेंटर भी रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु परीक्षा योजना किस किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि 3 स्तर पर सम्मिलित परीक्षा होनी है। पहला है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा है मुख्य परीक्षा और तीसरा है साक्षात्कार। अब बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 2 प्रश्न पत्र होने वाले हैं, प्रश्न पत्र संख्या 1, संख्या 2। पहला जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन से संबंधित है और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो बुद्धिमत्ता परीक्षा है, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, जिसको आप सीसेट कहते हैं। अब पहले प्रश्न पत्र जिसमें हमने कहा सामान्य अध्ययन का पेपर होगा यानी जनरल स्टडी का पेपर होगा, उसमें प्रश्नों की कुल संख्या रखी जाएगी 150। 150 में से प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा यानी 1 मार्क्स का होगा। तो आप देखेंगे कि 150 सवाल हैं, 150 अंक मिलेंगे और वो समय जो है 2 घंटे दिया जाएगा। दूसरा जो सीसेट का पेपर होगा उसमें प्रश्नों की संख्या 100 रखी जाएगी, 150 नहीं 100 रखी जाएगी और हर एक प्रश्न जो है वो 1.5 मार्क का होगा यानी 1.5 अंक उससे मिलने वाले हैं। इसमें भी टोटल जो पूर्णांक होगा वो हमारा 150 होगा और अवधि जो है इसमें भी 2 घंटे की दी जाएगी। दोनों के दोनों पेपर एक ही दिन में होने होते हैं। बात करें मेंस की, जो मुख्य परीक्षा है वो लिखित प्रकृति की होगी। हमने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव होने वाली है। तो इसमें देखिए विषय किस तरीके से दिए गए हैं। पहला है सामान्य हिंदी। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा सा हिंदी पे फोकस करके चले प्री के तुरंत बाद से, क्योंकि हिंदी जो है यहाँ पे ये मैंडेटरी है। सामान्य हिंदी 3 घंटा 150 नंबर की होगी। दूसरा पेपर जो होगा वो निबंध यानी एस्से का होगा, 3 घंटा दिया जाएगा, 150 अंक मिलने वाले हैं। तीसरा पेपर जो है वो सामान्य अध्ययन फर्स्ट यानी जनरल स्टडी फर्स्ट का होगा। कौन कौन सी चीजें आएंगी इसमें? भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। मोटे तौर पे बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पे सोसाइटी से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 3 घंटा 200 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद में चौथे नंबर पर सामान्य अध्ययन 2 यानी जनरल स्टडी 2 का पेपर होगा। सेकंड में जीएस सेकंड में कौन कौन सी चीजें आएंगी? शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतरराष्ट्रीय संबंध। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। 5वें नंबर पर दिया गया है सामान्य अध्ययन 3, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का है। 6 नंबर में दिया गया है सामान्य अध्ययन 4। आप देखेंगे नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जिसको आप एथिक्स कहते हैं। 3 घंटे का पेपर है और 200 नंबर का है। 7 नंबर पर दिया है सामान्य अध्ययन 5, उत्तराखंड राज्य
राज्य की जानकारी 3 घंटे 200 नंबर। 8th नंबर पे दिया है सामान्य अध्ययन 6 उत्तराखंड राज्य की जानकारी 3 घंटे 200 नंबर। और यहाँ पे लिखा है लिखित परीक्षा का कुल योग जो है वो 1500 अंकों का होने वाला है। और इसमें आप देखेंगे कि जो साक्षात्कार है यानी जो आपका इंटरव्यू है वो 150 नंबर का रहने वाला है। इस तरीके से 1650 की कुल अंकों की परीक्षा होनी है। 150 नंबर का इंटरव्यू है, 1500 नंबर का जो है रिटर्न है, और इस तरीके से 1650 से मेरिट डिसाइड होगी। ये मेंस का स्ट्रक्चर है। मेंस में किस किस तरीके से पेपर है, तो मेंस के अगर कुल पेपर की बात करें तो पेपर 8 है, जिसमें से जीएस के 6 पेपर हैं और 2 पेपर, एक निबंध और एक हिंदी का रहने वाला है। और यहाँ पे आपने देखा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, आईआर, सोशल जस्टिस, सोशल इशू, इनसे संबंधित, सोसाइटी, इन सभी से संबंधित सवाल होंगे। साथ ही साथ एक निबंध का पेपर होगा, एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा, और 2 पेपर होंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित स्पेशल पेपर होने वाले हैं, जिसमें 5 और 6 सामान्य अध्ययन को रखा गया है। अब यहाँ पे आयोग ने प्रीलिम्स के लिए यानी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर बताया है कि जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र फर्स्ट है उसमें जिसका पूर्णांक 150 है, उसके लिए क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सारा सिलेबस उसमें बताया गया है। भारतीय इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, जैसे लिखा है प्रागैतिहासिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देखते हैं, तैयारी करने में आप जब तैयारी करने लगते हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी कोचिंग के माध्यम से तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले एक अच्छे एस्पायरेंट के तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या कहता है। आप तैयारी करें, ये सिलेबस आपके पास हो, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करें, मेंस की तैयारी करें, क्योंकि सिलेबस से आपके लगभग 30% तैयारी का हिस्सा पूरा हो जाता है। सिलेबस सब कुछ बता रहा है कि भारत में इस्लाम का आगमन आपको पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है, यूरोपियनों का आगमन पढ़ना है, वो सारी बातें जो आपसे पूछी जाएंगी आयोग ने यहाँ पे लिखा है। अगर आप एक एक पॉइंट को देखें, अगर आप इसके जैसे इसमें लिखा है प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें लिखा है होम रूल आंदोलन, तो आपको पता चलेगा कम से कम होम रूल आंदोलन तो वहां पढ़ना ही पढ़ना है। लखनऊ समझौता 1916 लिख के दिया है, क्या ही याद करेंगे आप। 1917 की अगस्त घोषणा, गांधी युग, भारत एवं विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, कई सारी चीजें तो टॉपिक को यहीं पे लिख दिया है, हेडिंग को लिख दिया है। साइमन कमीशन साफ तौर पे लिखा गया है, साइमन कमीशन, और इससे संबंधित आयोग आपसे रिपीटेड सवाल पूछता रहा है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल है, ऐसे ही यहाँ पे फिर आपको उत्तराखंड का भूगोल मिलेगा, उत्तराखंड की पॉलिटी मिलेगी। तो ये सारा सिलेबस प्री से संबंधित यहाँ पे आयोग ने मेंशन कर दिया है। इस पीडीएफ को आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। ऐसे ही प्रीलिम्स का जो दूसरा पेपर है जिसमें हमने बताया सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, यानी सीसेट। सीसेट में अगर आप देखेंगे तो सीसेट में भी सेम बातें होने वाली हैं। अगर हम सीसेट के सिलेबस की बात करें तो सीसेट का सिलेबस भी आयोग ने बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिया है। आपकी इसी नोटिफिकेशन में मुख्य परीक्षा से संबंधित सिलेबस को भी डिस्कस किया गया है। इसमें बताया गया है, जैसे सामान्य हिंदी में बताया है अधिकतम 150 है, और यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है सामान्यतः हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आप किसी भी मीडियम से हैं, हिंदी में आपको 35% अंक प्राप्त करने ही करने हैं, ये साफ तौर पे लिखा है। इसके अलावा निबंध का सिलेबस दिया गया है, किन किन सेक्शन से अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। खंड अ में बताया गया है साहित्य संस्कृति से संबंधित निबंध होंगे, मेंस में सामाजिक क्षेत्र से संबंधित होंगे, राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित होंगे, आर्थिक क्षेत्र जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार से पूछे जाएंगे। सेम बात यहाँ पे सेक्शन बी में दी गई है, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से संबंधित उसमें सवाल पूछे जाएंगे निबंध में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पे पूछे जाएंगे। सेक्शन सी में दे दिया गया है उत्तराखंड से स्पेशल है। ये सारी बातें यहाँ पर मेन से संबंधित जो सिलेबस है, चाहे जीएस फर्स्ट का हो, जीएस सेकंड का हो, जीएस थर्ड का हो, जीएस फोर्थ का हो, सभी का सभी सिलेबस यहाँ पे डिटेल में आयोग ने आपको प्रोवाइड कराया है। आप इस सिलेबस की एक कॉपी अपने पास जरूर रखेंगे, हार्ड कॉपी, ताकि जब आप तैयारी करें तो आप समझें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम के लिए कितना उपयोगी है। अब अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ते हैं तो चाहे वो प्री की बात हो या फिर मेंस की बात हो, आंसर राइटिंग की बात हो या फिर इंटरव्यू की बात हो, एक एक चीज इस एग्जाम की एक एक कोर आपको अच्छे तरीके से अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में तैयार कराई जाएगी। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़िए
और बाकी चीज़ें जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं उनको लगातार हमारी तरफ से करंट अफेयर्स और बाकी जो चीज़ें हम अपनी सामर्थ्य से प्रोवाइड करा सकते हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। आई होप आपको इस नोटिफिकेशन की जो जो चीज़ें थी वो कुछ क्लियर हुई होंगी। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो जो नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके अपनी किसी भी क्वेरी को पूछ सकते हैं, समाधान जान सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।